सोचिए, आप एक डांस कंपटीशन के लिए मुंबई जाते हैं, सपनों का शहर, लेकिन आपका हॉस्टल एक ऐसी जगह पर हो जो किसी बुरे सपने से कम नहीं। साल 2014 में गुवाहाटी के नटराज डांस ग्रुप के साथ ठीक यही हुआ। तो चलिए आज हम इसी केस फाइल #127 आर्य कॉलोनी हॉस्टल की जांच पड़ताल करते हैं। ये शब्द सोचिए, ये किसी हॉरर फिल्म का डायलॉग नहीं है। ये शब्द ग्रुप के ही एक सदस्य के मुंह से निकले थे जब उस पर किसी चीज का साया था। ये शब्द इस केस की सबसे डरावनी रात का क्लाइमैक्स थे। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं और देखते हैं कि सबूत हमें कहां ले जाते हैं। तो सेक्शन 1, एक भयावह स्वागत। यहां से कहानी एक बहुत ही अजीब मोड़ लेती है। मुंबई पहुंचते ही इस डांस ग्रुप को कुछ ऐसे रेड फ्लैग्स मिलने शुरू हो गए थे जिनसे समझ आ रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। ऑटो ड्राइवरों का उस जगह जाने से मना करना और फिर उस पुराने वीरान हॉस्टल की पहली झलक, सब कुछ बहुत अजीब था। तो देखिए, ये सफर ही कितना लंबा था। गुवाहाटी से पूरे 55 घंटे ट्रेन में बिताने के बाद ये टीम मुंबई पहुंची। थके हुए थे जाहिर है, लेकिन असली मुश्किल तो स्टेशन पर शुरू हुई। कोई भी ऑटो वाला आर्य कॉलोनी जाने को तैयार ही नहीं था। मतलब साफ था कि उस जगह की रेपुटेशन कुछ ठीक नहीं थी। जब वो लोग हॉस्टल पहुंचे तो एक गवाह रोहित के मुताबिक बिल्डिंग मतलब ब्रिटिश जमाने की पुरानी इमारत थी और अंदर घुसते ही एक अजीब सी डरावनी वाइब आई। और सिर्फ यही नहीं, कमरे के अंदर कुछ कबूतर बैठे थे जो बिल्कुल पत्थर के जैसे थे, हिल भी नहीं रहे थे। ये पहली निशानी थी कि वो जगह नॉर्मल नहीं है। और फिर आता है सेक्शन 2, बढ़ती हुई घटनाएं। वो जो एक अजीब सी फीलिंग थी ना, वो बहुत जल्दी सीधी सीधी डरावनी घटनाओं में बदलने वाली थी। अगले 48 घंटों में सब कुछ बदल गया। पहली ही रात चीजें शुरू हो गईं। लाइट का अजीब तरह से जलना बुझना, फिर कमरे में एकदम से अंधेरा छा जाना। लेकिन यहां पर जो सबसे अहम बात है जो इस केस को और भी पुख्ता करती है, वो ये है कि ये सब सिर्फ उनके एक कमरे में हो रहा था। पूरी बिल्डिंग की लाइट ठीक थी, तो जाहिर है कोई नॉर्मल बिजली की प्रॉब्लम नहीं थी। अगली सुबह रोहित के साथ जो हुआ वो पहला डायरेक्ट एनकाउंटर था। वो वॉशरूम में था और नल अपने आप अजीब तरह से चलने लगे। एक नल खोलो तो दूसरा चल पड़ता, और फिर छत से किसी के जोर जोर से हंसने की आवाज, ऐसी जगह पर जहां कोई हो ही नहीं सकता। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये सब सिर्फ रोहित के साथ हो रहा था, या क्या उस हॉस्टल में कुछ और भी चल रहा था? केस फाइल में एक और गवाही है जो इस बात को और भी साफ कर देती है। ग्रुप के एक और लड़के अजय ने दूसरी मंजिल पर जो हुआ वो सुना। वहां एक दूसरे ग्रुप की लड़की थी जो चीखती हुई भागी। क्यों? क्योंकि उसने अपने कमरे के आईने में खून देखा और एक आधे जले हुए बिगड़े हुए चेहरे को उसे घूरते हुए देखा। ये बहुत बड़ा सबूत है। मतलब ये लोग अकेले नहीं थे जो ये सब महसूस कर रहे थे। लड़कों ने हिम्मत दिखाई और सबूत इकट्ठा करने की कोशिश की। उन्होंने वीडियो रिकॉर्ड किया और कैमरे में कुछ ऐसा देखा जो आंखों से नहीं दिख रहा था। जमीन पर एक आदमी की परछाई जैसी। पर अफसोस, उनकी टीचर ने पैनिक फैलने के डर से वो वीडियो डिलीट करवा दिया। वो एक अहम सबूत हो सकता था। अब आता है सेक्शन 3, और ये इस केस का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है, जंगल का ट्रिगर। यहां हम उस घटना की बात करेंगे जिसने शायद उस शक्ति को भड़का दिया और चीजें कंट्रोल से बाहर हो गईं। तो हुआ क्या था? 3 गलतियां, एक के बाद एक। पहला, वो जंगल के अंदर एक सुनसान रास्ते पर चले गए। दूसरा, वहां एक गांव से उन्होंने बियर और चिकन खरीदा। और सबसे बड़ी गलती, तीसरा, वापस आते हुए उन्होंने आत्माओं और भूतों का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। और इस बात की पुष्टि बाद में हॉस्टल के मालिक ने की। उसने साफ साफ कहा, तुम लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, वो आत्मा उसी जंगल में रहती है। बहुत बड़ी गलती कर दी। मतलब उनका शक सही था। उन्होंने अनजाने में उस शक्ति को अपने साथ हॉस्टल आने का न्योता दे दिया था। इसके बाद जो हुआ वो इस केस का सबसे भयानक हिस्सा है। सेक्शन 4, कब्जे की घटना। अब तक जो चीजें सिर्फ दिख और महसूस हो रही थीं, अब वो सीधे सीधे लोगों के शरीर पर कब्जा करने लगी थीं। सब कुछ मिनटों में हुआ। रात के 9:05 पर रोहित की तबीयत बिगड़ी। 9:10 पर वॉशरूम में किसी ने उसके बाल पकड़कर उसे जमीन पर दे मारा। और 9:30 वो अपने दोस्तों को बेहोश मिला। ये एक सीधा फिजिकल अटैक था। यहां एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। जब उस शक्ति ने कब्जा किया तो उसने 2 लोगों पर, रोहित और लक्ष्मी पर, अलग अलग तरह से असर दिखाया। रोहित के शरीर में वो बहुत गुस्से में था, धमकियां दे रहा था, जबकि लक्ष्मी वो मराठी में बात कर रही थी जो उसे आती नहीं थी और परेशान लग रही थी। यहां तक कि वो दीवार पर भी चढ़ गई थी। मतलब एक ही शक्ति पर 2 अलग अलग रूप। और इन कब्जों को छुड़ाने के तरीके भी उतने ही अलग थे।
रोहित के मामले में एक बहुत ही अजीब और कह सकते हैं कि देसी तरीका अपनाया गया, जिससे वो शक्ति तुरंत निकल गई। लेकिन लक्ष्मी के लिए मंत्र और गंगा जल का इस्तेमाल हुआ और असर धीरे धीरे हुआ। ये डेटा हमें बताता है कि दो अलग अलग तरीकों के नतीजे भी कितने अलग हो सकते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अब हम आते हैं केस के आखिरी हिस्से पर, सेक्शन 5, एक स्थायी जुड़ाव। यहां पर हॉन्टिंग का पैटर्न बदल गया। अब वो शक्ति उस जगह से नहीं बल्कि एक इंसान, रोहित से जुड़ गई थी। तो क्या वो शक्ति उस हॉस्टल में ही रह गई थी? सबूतों को देखें तो लगता है नहीं। वो शक्ति उस ग्रुप के साथ, या यूं कहें कि रोहित के साथ, मुंबई से बाहर निकल चुकी थी। ये देखिए, हॉस्टल छोड़ने के बाद भी पीछा नहीं छूटा। जाते जाते रोहित को बालकनी पर वही औरत दिखी। फिर ट्रेन में एक सपने में उस पर हमला हुआ, और जब वो उठा तो उसकी गर्दन पर सच में नाखून के निशान थे। बात इतनी बढ़ गई कि गुवाहाटी पहुंचकर आखिरकार उसे एक प्रॉपर एग्जॉर्सिज्म से गुजरना पड़ा। और उस सपने में जो धमकी मिली वो बहुत साफ थी। इस बार तो बच गए, लेकिन दोबारा मेरी जगह पर आए तो कोई नहीं बचेगा। इससे एक बात तो साफ है, वो जो भी शक्ति थी वो अपने इलाके को लेकर बहुत पॉजिटिव थी और ग्रुप के मजाक से बुरी तरह भड़क गई थी। तो इस केस का निष्कर्ष क्या निकला? गुवाहाटी में एक औपचारिक झाड़ फूंक के बाद वो जो एक स्पिरिचुअल अटैचमेंट था वो आखिरकार टूट गया। रिपोर्ट के मुताबिक उसके बाद रोहित वापस नॉर्मल हो गया और ये डरावना किस्सा यहीं खत्म हुआ। तो ये केस फाइल तो बंद हो गई, लेकिन एक सवाल पीछे छोड़ गई। अरे कॉलोनी में आखिर है क्या? क्या वो कोई आत्मा है जो अपनी जगह की रखवाली कर रही है, या फिर कोई ऐसी शक्ति है जो लोगों के डर से और मजबूत होती है? इस केस के सबूत दोनों ही थ्योरीज की तरफ इशारा करते हैं। अब इसका असली जवाब क्या है, ये सोचना आपके ऊपर है।